हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आज इस वीडियो में हम लोग अलैंगिक और मानव प्रजनन यानी कि एसेक्सुअल एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 3 देखने वाले हैं। पार्ट 1 और 2 में हम लोगों ने कुछ सवालों को कवर किया था। आज हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे 150 MCQs और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा हमारा 5 पार्ट्स में। ये पार्ट 3 है और इस पार्ट में हम लोग पूरा मानव पुरुष जनन तंत्र समाप्त कर लेंगे, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग समाप्त कर लेंगे और बाकी के 2 पार्ट्स में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। तो बाकी के पार्ट्स या फिर इस सीरीज के जितने भी चैप्टर्स मैंने अब तक अपलोड कर दिए हैं, अगर आप उन सभी को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को आप चेक करो। हम लोगों ने कवर कर लिया हुआ है 69 MCQs तक। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। तो पहला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 70 से, इनमें से कौन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये सवाल पूछा गया है। तो पुरुष जनन तंत्र में अब जहां भी पुरुष आए, जहां भी मान लो कहीं नर आए, तो आप समझ जाना कि मानव नर मानव पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पर किसी और जानवर के बारे में आपको नहीं सोचना है। तो पुरुष जनन तंत्र में सम्मिलित नहीं है। देखो, टेस्टिस तो होता है, वृषण तो होता है, असेसरी डक्ट्स होते हैं और असेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं, ये सब तो है। ओवम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। हम लोग जरा एक बार समझते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स शामिल हैं। 2 टेस्टिस होते हैं, उसके बाद असेसरी डक्ट्स होते हैं। असेसरी डक्ट्स जैसे कि एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। ब्रैकेट में जो नंबर दे रखा है वो ये बता रहा है कि कितने नंबर्स में ये प्रेजेंट है। 2 एपिडिडाइमिस है और 2 वास डिफरेंस है। उसके बाद असेसरी ग्लैंड्स हैं, 3 असेसरी ग्लैंड्स हैं। काउपर्स ग्लैंड जो कि संख्या में 2 है, सेमाइनल वेसिकल जो कि संख्या में 2 है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि संख्या में 1 है। उसके बाद एक है एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि पेनिस है। अब देखो, इन सब में टेस्टिस को बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और बाकी ये सारे जो है इन्हें बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्पर्म को बनाता है। स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस के अंदर भी कहाँ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो आप ऐसे ध्यान में रखोगे कि टेस्टिस के अंदर बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसके अंदर स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। अब वही बातें मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है हिंदी वालों के लिए कि मानव प्रजनन तंत्र के अंदर 2 वृषण हैं, सहायक नलिकाएं हैं जिसके अंदर अधिवृषण और शुक्रवाहक है। 2 अधिवृषण और 2 शुक्रवाहक। सहायक ग्रंथियां हैं जिनके अंदर 3 ग्रंथियां हैं। कॉपर्स ग्रंथि संख्या में 2 है, शुक्राशय संख्या में 2 है और पुरस्थ ग्रंथि जो कि संख्या में 1 है। बाह्य जननांग जो कि है शिश्न या फिर लिंग बोल दो आप। ये सारे जो पार्ट्स हैं पुरुष जनन तंत्र का, इसे बोलते हैं द्वितीयक जनन अंग। ठीक है, मानव पुरुष जनन तंत्र के अंदर ये सारे ही हो जाएंगे द्वितीयक जनन अंग, जबकि वृषण इसे बोलते हैं प्राथमिक जनन अंग, क्योंकि वृषण के अंदर बहुत सारे शुक्रजनक नलिकाएं होती है जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है। ठीक है, अब हम लोग जरा फंक्शन के बारे में देख ले कि किसका क्या काम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, याद रखना टेस्टिस ये संख्या में 2 है। इनका क्या काम है मैंने आपसे बता दिया कि इसके अंदर बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है जो कि स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। असेसरी डक्ट्स, जो भी असेसरी डक्ट्स है जैसे कि एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, इसके अलावा और भी है लेकिन आपके सिलेबस में वास डिफरेंस और एपिडिडाइमिस यही 2 ध्यान में रखना है। ये सब मिलकर क्या करते हैं? ये मिलकर स्पर्म को स्टोर करने का काम करेंगे और ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। असेसरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? असेसरी ग्लैंड्स ये कुछ सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं जिससे कि स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलता है, स्पर्म को प्रोटेक्शन मिलता है और स्पर्म को एक्टिवेट करते हैं वो सारे सिक्रीशन। तो ये असेसरी ग्लैंड का काम है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि पेनिस, पेनिस का क्या काम है? इंसेमिनेशन करना। जो स्पर्म है वो मेल फीमेल के वजाइना में डिपॉजिट करेगा पेनिस के जरिए। तो ये हो गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया का फंक्शन। मानव प्रजनन तंत्र में जो 2 वृषण है इसमें बहुत सारे शुक्रजनक नलिकाएं होती है जो कि शुक्राणुओं का निर्माण करती है। ये तो हम लोगों ने देखा और इसीलिए इसे हम प्राथमिक जनन अंग बोलते हैं क्योंकि ये शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। 2 वृषण होते हैं। सहायक नलिकाओं का काम होता है शुक्राणुओं को संग्रहित करना और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। जैसे विड़ी के जरिए शुक्राणु बाहर आएगा, तो कैसे आएगा? सहायक नलिकाओं के द्वारा। जो सहायक ग्रंथियां होती है वो कुछ ऐसे पदार्थों को स्राव करती है जिससे कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान होता है और वो सक्रिय होते हैं, साथ में उसे सुरक्षा प्रदान होता है। जो बाह्य जननांग है यानी कि शिश्न या फिर लिंग बोल दो, इनका काम है संभोग के दौरान शुक्राणुओं को मादा के योनि में पहुंचाना।
तो ये हम लोगों ने मोटे तौर पर सबका काम देख लिया कि किसका क्या काम है। अब हम लोग आगे फिर से एमसीक्यूज देखते हैं। पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? ह्यूमन के अंदर मेल में, ठीक है, ह्यूमन मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में भी कहाँ पर? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। ये हमारा राइट आंसर। अगला है, इनमें से कौन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल में? मेल के लिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? टेस्टिस है। क्यों? क्योंकि स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। टेस्टिस ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होते हैं एक पाउच में। उसे क्या कहते हैं? टेस्टिस हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता, जैसे कि किडनी हमारे बॉडी के अंदर है और भी पार्ट्स हमारे बॉडी के अंदर है, लेकिन टेस्टिस ये हमारे बॉडी के बाहर है। एब्डोमिनल कैविटी उदर गुहा के बाहर स्थित है एक पाउच में, एक थैले में। उस थैले को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं स्क्रॉटम यानी कि वृषण कोश। अगला है स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में आपको बताना है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणुओं का उत्पादन ये हमारे शरीर के आंतरिक तापमान से कम तापमान पर होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर होता है। कितना कम टेम्परेचर चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म को बनने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, बी हो जाएगा। और यही कारण है कि टेस्टिस हमारे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर सिचुएटेड है, ताकि जो टेम्परेचर चाहिए हमारे इंटरनल बॉडी से, जो कम टेम्परेचर चाहिए वो वहाँ पर मिल सके। अब यहाँ देखो पिक्चर के माध्यम से, ये आप देखो, ये पूरा है टेस्टिस। ये एक टेस्टिस दिखाया गया है, 2 टेस्टिस होते हैं। ये टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं। पहला है जर्म सेल्स, जिसके बारे में मैंने आपसे पार्ट 2 में भी बात किया था कि ये करते हैं मियोसिस और बनाते हैं स्पर्म को। उसके बाद एक टाइप के और सेल्स होते हैं जिसे बोलते हैं सर्टोली सेल्स। इनका काम है कि ये जो स्पर्म बना उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। इन सर्टोली सेल का काम है, यानी कि इन स्पर्म्स का देखभाल करें। जैसे एक नर्स अपने पेशेंट का देखभाल करती है, वैसे ही सर्टोली सेल का काम है देखभाल करना, इसीलिए इसे नर्स सेल भी कहा जाता है। तो ये तो हो गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप के सेल्स। लेकिन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो बहुत सारे हैं, उनके बाहर भी बीच बीच में सेल्स पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं लेडिक सेल्स। इन लेडिक सेल्स का काम है एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करना। एंड्रोजन हार्मोन में आपको मेनली टेस्टोस्टेरोन आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा कि टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, जिसके अंदर जर्म सेल्स है, स्पर्म को बनाएगा। सर्टोली सेल्स है जो कि स्पर्म का देखभाल करने वाला है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर में लेडिक सेल है जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करेगा। अब देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जब टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन जाएगा तब ये आएगा एपिडिडाइमिस में, और ये तब तक इसमें स्टोर रहेगा जब तक कि स्पर्म बाहर ना आ जाए, पेनिस के जरिए बाहर ना आ जाए। ये देखो है स्पर्मेटिक कॉर्ड। इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के जरिए ही टेस्टिस ये स्क्रोटम के अंदर लटका हुआ होता है। ये गुच्छा है स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये पूरा गुच्छा है ब्लड वेसल्स के, नर्व्स के, लिम्फ वेसल्स के, और इसी से होकर के वास्ट डिफरेंस आगे जाता है। सेम बातें मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया हुआ है। ये है वृषण। वृषण के अंदर आप जानते हो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, और शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर 2 प्रकार के कोशिकाएं हैं। जनन कोशिकाएं जो कि अर्धसूत्री विभाजन करके शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, और सर्टोली कोशिकाएं जो कि इन शुक्राणुओं को जो बन रहे हैं उसे सुरक्षा और पोषण प्रदान करते हैं। सर्टोली कोशिकाओं को हम नर्स कोशिकाएं भी कहते हैं, क्योंकि इनका काम है शुक्राणुओं का देखभाल करना। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर भी बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, और इसका नाम है लेडिक कोशिका। इसका काम है एंड्रोजन हार्मोन को बनाना, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करना। एंड्रोजन हार्मोन के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं, मेनली आपको टेस्टोस्टेरोन ध्यान में रखना है। उसके बाद ये जो आप संरचना देख रहे हो, ये है अधिवृषण। अधिवृषण जब वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण हो जाएगा तब ये अस्थायी रूप से इसमें आकर के, इस अधिवृषण में आकर के संग्रहित होता है, जब तक कि वो शुक्राणु लिंग के जरिए, शेषण के जरिए बाहर न आ जाए। उसके बाद ये जो पूरा वृषण है ये लटका हुआ होता है वृषण कोश के अंदर। वृषण कोश के अंदर वृषण रज्जु के सहायते, ये आप देख रहे हो, ये है वृषण रज्जु। इसके अंदर रक्तवाहिनी, इसके अंदर लिम्फ वाहिनी, इसके अंदर तंत्रिकाएं और शुक्रवाहक भी इसमें होते हैं। तो ये पूरा गुच्छा होता है उन सब का। अब इस पिक्चर के माध्यम से समझो। सबसे पहले यहाँ देखो स्क्रॉटम, ये आप देख रहे हो स्क्रॉटम।
स्क्रॉटम के अंदर आपको दिख रहा होगा टेस्टिस। टेस्टिस ब्रैकेट में जो नंबर है ये बता रहा है कि संख्या में कौन कितना प्रेजेंट है। जब टेस्टिस में स्पर्म बन जाएगा तब ये आएगा एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस से ये स्पर्म वास डिफरेंस में जाता है। वास डिफरेंस यहाँ आप पिक्चर में ध्यान से देखो, ये वास डिफरेंस ऐसे गया यहाँ पे। उसके बाद ये आगे जा करके कनेक्ट हो जाएगा यूरेथ्रा से, यानी कि मूत्र मार्ग से। ये मूत्र मार्ग निकलती है मूत्राशय से, ध्यान में रखना है आपको। वास डिफरेंस ये आगे जा करके कनेक्ट हो जाएगा यूरेथ्रा से। ये यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है। अब इस वास डिफरेंस के अंदर सेमाइनल वेसिकल अपना सिक्रेशन को डाल देगा। प्रोस्टेट ग्लैंड ये अपना सिक्रेशन को उसमें डाल देगा। उसके बाद काउपर्स ग्लैंड होते हैं जो कि इसमें नहीं दिखाया गया है, तो वो भी अपना सिक्रेशन को डालेगा यहाँ पे यूरेथ्रा में। अगला सवाल है हमारा, नर के वृषण में उपस्थित होता है। यहाँ पर देखो इन ह्यूमन लिख दिया है मैंने, तो यहाँ पर इन मेल होगा, ठीक है। तो मेल के अंदर टेस्टिस कंटेन करता है। तो टेस्टिस के अंदर मैंने आपसे बताया कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सर्टोली सेल्स होते हैं और मेल जर्म सेल्स होते हैं। ये जर्म सेल स्पर्म को बनाएंगे और सर्टोली सेल उनका देखभाल करेंगे। तो इनमें से सभी मेल के टेस्टिस में इनमें से कौन सा सेल प्रेजेंट नहीं होता है, नहीं मिलता है? स्पर्मेटोगोनिया ये तो होते हैं। जो मेल जर्म सेल्स होते हैं, जो शुक्रजनक कोशिकाएं होती हैं, उसी को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। सर्टोली सेल तो होते ही हैं। लेडिक सेल भी होते हैं। लेडिक सेल भी होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर नहीं होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होते हैं। तो लेडिक सेल भी होगा। अल्फा सेल नहीं होता, तो ये इसका राइट आंसर। अगला सवाल है कि सेल और उसके फंक्शन के बारे में बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट मैच्ड है। तो जो जनन कोशिकाएं होती है जिसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, उनका काम है स्पर्म का प्रोडक्शन करना, सही है। सर्टोली सेल का काम है देखभाल करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ताकि स्पर्म मर न जाए, उसको प्रोटेक्शन देना। लेडिक सेल का काम है हार्मोन बनाना, एंड्रोजन हार्मोन बनाना। एंड्रोजन हार्मोन के अंदर 2-3 तरह के हार्मोन्स आते हैं, मेनली आपको टेस्टोस्टेरोन ध्यान में रखना है। नर्स सेल का काम है स्पर्म प्रोडक्शन। तो नर्स सेल तो हम लोग सर्टोली सेल को ही बोलते हैं, जिसका काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना स्पर्म के लिए। प्रोडक्शन का काम ये स्पर्मेटोगोनिया का होता है। तो डी हमारा राइट आंसर। अगला है लेडिक सेल, ये बनाता है और सिक्रीट करता है हार्मोन को, उसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। बट यहाँ एंड्रोजन दे रखा है तो कोई बात नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मेल सेक्स असेसरी डक्ट्स में इनमें से कौन शामिल है? मेल असेसरी डक्ट्स में मैंने आपसे कहा एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, तो बी और सी तो सही है। वास इफरेंशिया भी होता है। मैंने आपसे कहा था कि जो असेसरी डक्ट्स में कई सारे डक्ट्स आते हैं, मेनली आपको एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस ध्यान में रखना है। ये दोनों हमारे टेस्टिस के बाहर होते हैं। जो वास इफरेंशिया है ये टेस्टिस के अंदर होते हैं। देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बना, उस ट्यूब्यूल से पहले वास इफरेंशिया में स्पर्म्स आते हैं, उसके बाद ये एपिडिडाइमिस में जाते हैं, तब वास डिफरेंस में। तो यहाँ पर तो हमारा आंसर ए बी सी तीनों हो जाएगा, यानी कि डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेनली आपको बी और सी ध्यान में रखना है। सॉरी, ये वास एफरेंशिया नहीं, ये वासा एफरेंशिया है, ठीक है, मैंने गलत पढ़ लिया। वासा एफरेंशिया शुक्रवाहिका, और वास डिफरेंस को बोलते हैं शुक्रवाहक। अगला है, इनमें से कौन मेल सेक्स असेसरी डक्ट का फंक्शन नहीं है? जो मेल असेसरी डक्ट्स होते हैं उनका मैंने आपसे बताया कि 2 ही काम है, एक तो स्पर्म को स्टोर करना, दूसरा ट्रांसपोर्ट करना। स्टोरेज ऑफ स्पर्म सही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स सही है। स्टोरेज ऑफ यूरिन ये यूरिनरी ब्लैडर का काम है, तो सी यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। अगला है एपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या है? इसका काम है अस्थायी रूप से शुक्राणुओं को संग्रहित करना। अब देखो यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम, यूरेथ्रा कहाँ से निकलती है? मैंने आपसे कहा कि ये वास डिफरेंस है, ये ऐसे जाकर के यूरेथ्रा से जाकर के मिल जाती है, और ये यूरेथ्रा ये मूत्राशय से निकलती है। तो मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर, सी हमारा राइट आंसर। इनमें से कौन है जो एक कॉमन पाथ है यूरिनेशन के लिए और इजैकुलेशन ऑफ सीमेन के लिए, यानी वीर्य स्खलन के लिए और मूत्र के उत्सर्जन के लिए एक ही रास्ता है, कॉमन रास्ता है, वो कौन है? ये है यूरेथ्रा। आपने पिक्चर में देखा अभी थोड़ी देर पहले, जो शुक्रवाहक है वो आगे चल करके मूत्र मार्ग में मिल जाता है, और मूत्र मार्ग के जरिए ही मूत्र भी बाहर आएगा और वीर्य भी बाहर आएगा। एट ए टाइम कोई एक ही बाहर आएगा। मेल असेसरी ग्लैंड्स में कौन शामिल है? सेमाइनल वेसिकल संख्या में 2 होते हैं, तो ये पेयर्ड है। बल्बो यूरेथ्रल को ही कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं, तो ये भी संख्या में 2 है। एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो ये भी सही है। इनमें से सभी तो 3 ही ग्रंथियां होती है जो आपको पुरुष जनन तंत्र में ध्यान में रखने हैं।
सेमाइनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल जिसे हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, और एक प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में इनकरेक्ट कौन है? ये पेनिस के नीचे सिचुएटेड है, ये गलत हो जाएगा। ये लिंग के नीचे नहीं है, ये लिंग के ऊपर होता है। अभी आप एक बार फिर से पिक्चर देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद मूत्राशय के नीचे होता है, तो मूत्राशय के नीचे और लिंग के ऊपर होता है। ये सवाल आपके रेलवे परीक्षा में पूछा जा चुका है। उसके बाद है यह शुक्राणुओं को संक्रमण से बचाता है, ये स्पर्म्स को इन्फेक्शन से बचाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है खास करके, क्योंकि इसका जो सिक्रीशन है उसमें होते हैं एंटीबायोटिक, इसीलिए। तो डी भी सही है। अब देखो सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, इन सब का काम क्या है? स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और स्पर्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये काम है मोटे तौर पर। फिर भी मैंने कुछ और बातें यहाँ पर लिख दिया है, जैसे कि जो वीर्य होता है, जो सीमेन होता है, उसमें 60 से 70% भाग सेमाइनल वेसिकल का होता है, यानी कि इसका सिक्रीशन होता है। ये जो सिक्रीट करता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, यानी इसका सिक्रीशन अल्कलाइन नेचर का होता है। इसके सिक्रीशन में फ्रक्टोज होता है, जिसका इस्तेमाल स्पर्म्स करते हैं एनर्जी के लिए। ये सेमाइनल वेसिकल ये मोटिलिटी प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को। उसके बाद इसके सिक्रीशन में एक सबस्टांस होता है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है वहाँ पे जाकर के हेल्प करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि स्पर्म आगे की ओर बढ़े। सीमेन के अंदर 20 से 30% भाग प्रोस्टेट ग्लैंड का भी होता है, यानी इसका सिक्रीशन होता है। और इसके लोकेशन के बारे में हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले कि ये पेनिस के ऊपर होता है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में सिट्रिक एसिड होता है, इसीलिए ये अल्कलाइन नेचर का नहीं होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। ये भी स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। कॉपर्स ग्लैंड का क्या काम है? कॉपर्स ग्लैंड ये प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होता है। उसके बाद इसका जो सिक्रीशन होता है ये अल्कलाइन नेचर का होता है। ये जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा के पाथ को ल्यूब्रिकेंट करता है और उसके एसिडिक नेचर को खत्म करता है, क्योंकि यूरिन ये एसिडिक नेचर का होता है और यूरिन यूरेथ्रा से पास होता है और उसी रास्ते से स्पर्म्स को भी पास होना है। तो जब यूरेथ्रा से यूरिन पास हुआ तो वो पूरा रास्ता भी एसिडिक हो चुका है। तो जब स्पर्म्स वहाँ से पास होगा बाहर आने के लिए तो वो स्पर्म मर जाएगा उस एसिडिक मीडियम में, क्योंकि स्पर्म्स को अगर जिंदा रहना है तो चाहिए अल्कलाइन मीडियम। अब वही बातें मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया हुआ है, तो आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से पढ़ लो। अगला सवाल देखो, प्रोस्टाग्लैंडिन्स नामक पदार्थ का स्राव करता है। देखो यहाँ प्रोस्टा लिखा हुआ है तो ये मिलता जुलता शब्द है प्रोस्टेट ग्रंथि से, तो आप ऐसा मत करना कि प्रोस्टेट ग्रंथि को टिक कर देना। प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम का जो पदार्थ है इसका स्राव करता है शुक्राशय। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या काम करेगा? ये मादा प्रजनन मार्ग को संकुचित करेगा। सीमेन के अंदर होगा, ये वीर्य के अंदर होगा, तो जब वीर्य मादा के योनि में डाला जाएगा तब ये जो पदार्थ है ये पदार्थ मादा के प्रजनन मार्ग को संकुचित करेगा ताकि जो शुक्राणु है वो आगे की ओर बढ़े, यानी कि शुक्राणु को हेल्प मिलेगा आगे बढ़ने में। अब देखो शुक्राशय के कार्य के संदर्भ में कौन असत्य है, कौन गलत है सेमाइनल वेसिकल से रिलेटेड। इसका स्राव शुक्राणुओं को सक्रिय करता है, सही है। इसका स्राव शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है, यह भी सही है। इसका स्राव मादा जनन मार्ग को संकुचित करता है, यह भी सही है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम का पदार्थ शुक्राशय के स्राव में ही होता है, तो ये भी सही है। इसका स्राव शुक्राणुओं को अचल बनाता है, यानी कि नॉन मोटाइल बनाता है, तो ये गलत हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि के संदर्भ में असत्य चुने। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि को ही हम लोग काउपर्स ग्रंथि कहते हैं, तो ये सही है। इसका स्राव लिंग में स्नेहन प्रदान करता है, तो ये भी सही है। जो मूत्र मार्ग है उसमें स्नेहन प्रदान करता है ताकि जो स्पर्म है उसको आने में मदद मिले। साथ में मैंने आपसे कहा कि मूत्र मार्ग से ही मूत्र को बाहर आना है, वो अम्लीय हो जाता है, वो रास्ता अम्लीय हो जाता है, उस रास्ते से अगर शुक्राणु पास हुआ तो वो मर जाएगा। इसीलिए वीर्य के स्खलन से पहले जो काउपर्स ग्रंथि है ये अपना स्राव डालता है और उस अम्लीय माध्यम को खत्म करता है। तो इसका स्राव शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग में अम्लीय माध्यम से बचाता है, तो ये भी सही है। इसका स्राव अम्लीय होता है, ये गलत हो जाएगा। अब है वीर्य में एक तो शुक्राणु होता है, उसके साथ क्या होता है? वीर्य में वीर्य प्लाज्मा प्लस शुक्राणु ये होते हैं, यानी कि सीमेन में सीमेन प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स होते हैं। अब इनमें से गलत चूज करना है सीमेन के कंपोनेंट के बारे में। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि जो स्पर्म है उसमें सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन 70% है, प्रोस्टेट का 20% है और सीमेन में यानी वीर्य में शुक्राणु मात्र 10% होता है।
जो सीमेन होता है उसमें स्पर्म मात्र 10% होते हैं। A, B, C सही है। काउपर्स ग्रंथि का उसमें कोई नहीं होता है। अगला है स्पर्म्स यूज करते हैं एनर्जी के लिए, इनमें से मेनली किसका? शुक्राणुओं द्वारा ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज का इस्तेमाल करते हैं शुक्राणु अपनी ऊर्जा के लिए। ये फ्रक्टोज कहाँ से मिलेगा? शुक्राशय के स्राव से, सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन से। इनमें से कौन है एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल के अंदर, पुरुष के अंदर? ये है शिश्न, पेनिस। पेनिस का मेन फंक्शन क्या है? दो फंक्शन है, एक तो वीर्य सेचन करना, इंसेमिनेशन, यानी कि वीर्य को मादा के योनि में डालना, दूसरा मूत्र का उत्सर्जन। तो यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मूत्र का उत्सर्जन और वीर्य सेचन करना। अगला है देखो, वृषण या पुरुष जनन तंत्र का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, शुक्रजनक नलिका। अब है ह्यूमन मेल के अंदर टेस्टिस कौन सा हार्मोन बनाता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब देखो हार्मोनल कंट्रोल के बारे में। टेस्टिस द्वारा हार्मोनल कंट्रोल किस प्रकार किया जाता है? प्यूबर्टी के बाद। जैसे ही एक लड़का प्यूबर्टी स्टेज पे पहुंचा, उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स बनने लगते हैं और उनके बॉडी में बहुत प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे ही प्यूबर्टी पे पहुंचा, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन को सिक्रीट करेगा, GnRH, फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस भेजेगा इंटीरियर पिट्यूटरी के पास, जिसके बाद पिट्यूटरी ये दो हार्मोन्स सिक्रीट करेगा, एक LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। भले ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फुल फॉर्म भूल जाओ, लेकिन LH और FSH आपको ध्यान में रखना है। यानी कि हाइपोथैलेमस भेजा GnRH पिट्यूटरी के पास, जिसके बाद ये संदेश हाइपोथैलेमस से मिलने के बाद पीयूष ग्रंथि दो हार्मोन्स बनाएगा, भेजेगा LH और FSH। LH जाएगा लेडिक सेल के पास और कहेगा कि आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना स्टार्ट कर दो, और ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जैसे ही बनेगा, स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो FSH है, ये FSH जाएगा सर्टोली सेल के पास और कहेगा कि स्पर्म प्रोडक्शन में आप हेल्प करो। साथ ही टेस्टोस्टेरोन जब हार्मोन्स बॉडी में बनने लगते हैं, तब जाकर के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ये दिखने लग जाते हैं, यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण ये लड़के के अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये देखो, जब ये सारे हार्मोन्स सिक्रेशन स्टार्ट होते हैं तो कहा जाता है कि लड़का जवान हो गया, क्योंकि कई तरह के चेंजेस बॉडी में देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, यानी जो भी असेसरी ग्लैंड्स होते हैं, जो भी डक्ट्स होते हैं, वो सारे फंक्शनल हो जाते हैं, वो सब काम करना स्टार्ट कर देते हैं, उनका डेवलपमेंट होने लगता है, स्पर्म का बनना स्टार्ट हो जाता है, आवाज़ जो है मोटी हो जाती है, आवाज़ फटने लगती है। उसके बाद क्या होता है? शोल्डर ये ब्रॉड हो जाता है, कंधे चौड़ा हो जाता है, लंबाई बढ़ जाती है, हाइट इंक्रीज कर जाता है। जो आर्मपिट है या फिर जो जेनिटल एरिया है, जननांग वाले क्षेत्र हैं, उनमें बाल आने लग जाते हैं, साथ में दाढ़ी मूछ ये सब आने लग जाते हैं। तो ये सारे चेंजेस आते हैं जब बॉडी के अंदर वो सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, कौन से हार्मोन? तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जैसे प्यूबर्टी पे पहुंचा लड़का, हाइपोथैलेमस GnRH भेजेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भेजेगा पिट्यूटरी के पास, जिसके बदले में पिट्यूटरी दो हार्मोन्स भेजेगा, LH लेडिक सेल के पास और FSH सर्टोली सेल के पास। तो इनमें से सभी। अगला है, इनमें से कौन एक मेल सेक्स हार्मोन है, पुरुष लिंग हार्मोन है? तो ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। अब देखो, इनमें से बताना है कौन एक मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, एक पुरुष के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण नहीं है। तो दाढ़ी मूछ का निकलना सही है, आवाज़ का फटना ये भी सही है, कांख और जननांगी क्षेत्र में बाल आना ये भी सही है, दूध का दांत गिरना ये कोई द्वितीयक लैंगिक लक्षण नहीं है एक पुरुष के अंदर। ऐसा नहीं है कि जब हार्मोन्स बनने स्टार्ट होते हैं, सेक्स हार्मोन्स, तब दूध के दांत गिरने स्टार्ट होते हैं। इन हार्मोन्स के बनने से पहले भी दूध के दांत गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। वृषण रज्जु में होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड में होता है। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा कि इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के जरिए ही टेस्टिस ये स्क्रोटम के अंदर लटका हुआ है, और इनमें होता है ब्लड वेसल्स, नर्व्स, वास डिफरेंस ये सब। तो ऑल ऑफ दीज। अब देखो, इनमें से किस मैमल में जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर है? तो हम लोग ह्यूमन के अंदर जान रहे हैं कि एक ह्यूमन मेल के अंदर जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर है, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं ये उसके एब्डोमिनल कैविटी में होता है, उदर गुहा में होता है, यानी कि बॉडी के अंदर ही होता है। जैसे किडनी बॉडी के अंदर है, वैसे ही। तो एलिफेंट, डॉल्फिन, वेल ये आप तीन ध्यान में रखो। हाथी, डॉल्फिन और वेल के अंदर जो वृषण है वो शरीर के अंदर होता है, वृषण कोश में नहीं होता है।
अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताना है कि इनमें से कौन गलत है। सबसे पहली बात, ये मेल टेस्टिस में होता है, सही है। ये पूरे जीवन भर होता है, जब तक एक मेल जिंदा रहता है तब तक टेस्टिस स्पर्म का प्रोडक्शन करते रहता है, ये भी सही है। लिखा है कि ये फीमेल के ओवरी में होता है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, ये भी सही है। तो ए बी डी सही है, सी गलत है, सी हमारा राइट आंसर। अगला सवाल है डक्टस डिफरेंस किसे कहा जाता है? तो जो वास डिफरेंस होता है इसी को कहा जाता है डक्टस डिफरेंस, तो ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है डाटोस मसल पाई जाती है। डाटोस मसल ये स्क्रोटम में पाई जाती है, स्क्रोटम में पाई जाती है और ये टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। अगला है वीर्यसेचन की क्रिया किसमें होती है? वीर्यसेचन होता क्या है? वीर्यसेचन का मतलब होता है कि वीर्य को मादा के योनि में डालना, ठीक है। इंसेमिनेशन का मतलब होता है स्पर्म को फीमेल के वेजाइना में डिपॉजिट करना, तो ये वेजाइना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में होता है, सी हमारा राइट आंसर। अगला है इनमें से कौन ह्यूमन के अंदर सेक्स ग्लैंड है, वो भी पेयर्ड यानी कि जोड़े में होता है? तो सेमाइनल वेसिकल 2 है, तो ये जोड़े में है। प्रोस्टेट ग्लैंड ये एक ही है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बल्बो यूरेथ्रल जिसे हम लोग काउपर्स ग्लैंड कहते हैं, ये भी संख्या में 2 है, तो ये भी जोड़े में है। अगला सवाल है कि एक मेल गैमिट में क्रोमोजोम्स का पैटर्न क्या होता है? देखो हमारे बॉडी के अंदर, याद रखना मैं मेल के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। एक मेल के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उनमें 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, फीमेल के अंदर भी 46 ही होते हैं। तो इन 46 में जो 44 क्रोमोजोम्स होते हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं और 2 क्रोमोजोम्स होते हैं सेक्स क्रोमोजोम्स। तो मेल के अंदर में ये एक्स और वाई होते हैं और फीमेल के अंदर 44 प्लस एक्स। लेकिन जो मेल गैमीट है उसमें आप जानते हो कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? 23 ही होते हैं, यानी कि आधा हो जाएगा, ये 46 का आधा हो जाएगा। तो इस 44 को हम आधा करेंगे 22 और इस एक्स वाई को हम हाफ कैसे करेंगे? एक्स या तो ये होगा या फिर ये होगा, यानी एक स्पर्म के पास या तो ये वाला पैटर्न होगा या फिर ये वाला पैटर्न होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, क्योंकि टोटल 23 क्रोमोजोम्स हैं। तो 22 और 21, यहाँ भी 22 और 21। तो इन विकल्पों को देखते हुए आपको बताना है कि पुरुष युग्मक में गुणसूत्र का स्वरूप क्या है, तो हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समाप्त होता है और ये हमारा पार्ट 3 समाप्त होता है। आने वाले 2 पार्ट्स में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। देखो एक रिप्रोडक्शन में मेल का रोल कितना होता है? मेल बस इतना करता है कि अपने सीमेन को, अपने वीर्य को मादा के योनि में डाल देता है, अपने स्पर्म को डिपॉजिट कर देता है फीमेल के वेजाइना के अंदर। अब उसका रोल खत्म हो चुका है। अब पूरे 9 महीने तक सारी जिम्मेवारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल के पास है। बच्चे के जन्म के बाद भी जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है, बच्चे को दूध पिलाना होता है, देखभाल करना होता है। तो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें बहुत कुछ पढ़ना होता है और वो हम आने वाले 2 पार्ट्स में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच।